प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं मुकेश चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लास के लिए विराट क्लासेस की तरफ से। प्यारे बच्चों, आपने मेरे से ऑफलाइन काफ़ी पढ़ा और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया मुकेश चतुर्वेदी को। अब हम लोग आ गए हैं ऑनलाइन क्लास के लिए और आज ये अपने विराट क्लासेस की पहली ऑनलाइन क्लास है। और इस पहली ऑनलाइन क्लास पे हम आपको क्लास 11th अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर हुआ है, मैं ये जानता हूँ कि जितने भी टीचर हैं तो लगभग सभी टीचरों ने कंप्लीट कर दिया होगा कोर्स कंप्लीट होने के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा में 1 या 2 यूनिट बच जाती है, तो बचने दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोगों ने पढ़ा है उसको कैसे पढ़ा है, क्या ये पढ़ा है, वो आज हम लोग इस पेपर के माध्यम से हल करेंगे। उस पेपर के माध्यम को अगर समझेंगे तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, ये जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का, इसका पहला क्वेश्चन था कि शुद्ध जल की मोलरता है। मोलरता क्या है? मोलरता की हम बात करें तो 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? 1 लीटर विलियन में, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या, उसको हम कहते हैं मोलरता। मोलरता की अगर हम बात करें, ये पूछा जल की मोलरता, तो जल की अगर हम बात करें तो चूंकि अकेला जल है, इसमें कोई चीज नहीं मिली हुई है, तो इसका जो सूत्र चलेगा मोलरता m बराबर, तो ये हो जाएगा 1000 और बटे हो जाएगा आपका 18। 18 क्यों हो गया? क्योंकि H2O में हाइड्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान है वो हो गया 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो इसके 2 हो जाएंगे, और ऑक्सीजन का हो जाएगा आपका 16, तो 16 और 2 क्या हो गया? 18। अब अगर आप इसको हल करोगे तो आपको आएगा 55.55, तो इसको अपन लिख सकते हैं, इस पे दिया हुआ था 55, तो अपन जो लिख सकते हैं 55 या 55। तो ये पहला हो गया आपका क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता कितनी हो गई? 55। दूसरा क्वेश्चन दिया था सोडियम आयन Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो कितनी होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या सोडियम में, वो जानना हमको जरूरी है। किसी भी एलिमेंट में, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, ये कैसे पता चलेगा? इसको जानने के लिए प्यारे बच्चों करना ये है कि सबसे पहले आप एक चीज दिमाग में रखें, ये मैं बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है एक्स कोई भी एलिमेंट हो सकता है, या एक्स को अपन हटा दे, एम भी लिख सकते हैं। तो जो नीचे लिखा होता है दाईं ओर इधर, जैसे सोडियम की बात करें, ये लिख लीजिए सोडियम, तो सोडियम में यहां पे लिखा रहता है 11, ठीक है, ऊपर लिखा होता है 23, तो यहां पे जो लिखा हुआ है ये होता है एटॉमिक नंबर, और ये जो ऊपर लिखा होता है ये होता है एटॉमिक वेट। एटॉमिक नंबर क्या बताता है और एटॉमिक वेट क्या बताता है? एटॉमिक नंबर की हम बात करें तो एटॉमिक नंबर ये बताता है कि किसी भी तत्व का, हम एक बात करते हैं, रुकिएगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 11 ही क्यों है? नाइट्रोजन की हम बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। क्यों है 7? सवाल ये उठता है 7 ही क्यों है? उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको परमाणु की संरचना जाननी पड़ेगी। तो ये परमाणु माना गया है गोलाकार, इसके बीच में जो न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे होते हैं प्रोटॉन और यहीं पे होते हैं न्यूट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, ऐसे वृत्ताकार मार्ग होता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। और एक बात बता दूं आपको मैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? प्रोटॉन। तो कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक हो गया 7, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 7। प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? 7। अब बात आती है तो न्यूट्रॉन कितने हैं? तो अब हम बात करते हैं एटॉमिक वेट की। एटॉमिक वेट होता है 14, तो जो एटॉमिक वेट है 14 जो इसका एटॉमिक वेट है, ये क्या बताता है? ये बताता है आपका एटॉमिक वेट
बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसको एक साथ हम ये भी कह देते हैं कि चूंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं दोनों, इसलिए इनको कहा जाता है न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन को ही कहते हैं एटॉमिक वेट। अब हमारे पास प्रोटॉन आ गया कितना 7, एटॉमिक वेट कितना है 14, और ये हो गया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इक्वल टू निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 7, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू हो गया 7। तो इस तरह से आप बच्चों निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक दूसरा सरल तरीका बता देता हूं आपको, मैं इसको मैं मिटा देता हूं, आप समझ में आ चुका होगा आपको, तो इसको मैं मिटा करके वापस लेके आता हूं एक दूसरी चीज कि सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11 और परमाणु भार जो है वो है 23। तो इसका मतलब क्या है, जो नीचे लिखा हुआ वो क्या है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 11, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई 11। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, इससे इसको माइनस कर दो, कितने निकालेंगे, ये निकल आया आपका कितना 12। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकला है। अब बात आती है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोडियम आयन Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकालेंगे, तो क्या होता है, जब किसी भी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है तो वो बन जाता है क्या प्लस चार्ज या धनात्मक आयन हो जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक क्लोरीन की, एटॉमिक नंबर होता है 17, इसमें यदि एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो हो जाता है Cl-। तो ध्यान रखें कि जब माइनस आएगा, इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, किसी से ऋण लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है ऋण चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, तो जब ऋण लिया जाएगा तो चार्ज क्या लगेगा माइनस, और इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो चार्ज क्या लगेगा प्लस। तो इसलिए इसमें एक क्वेश्चन आया था कि सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पहले 11 थी, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 10। लेकिन हम यहाँ पे 10 नहीं लिख सकते हैं। अगर हमको पूछा गया तो अगर MCQ है तो हम उस पर संख्या बता सकते हैं 10, लेकिन यहाँ पे 10 लिखेंगे नहीं, यहाँ पे वो Na+ ही रहेगा, ये 11 का 11 ही लिखा रहेगा, ऊपर प्लस चार्ज लग गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो बच्चों ये दूसरा हो गया कि सोडियम आयन Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 10, ठीक है। आगे चलते हैं, अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, वो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा अणु रेखीय है। तो बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे, SO2 दिया है, NO2 दिया है, सभी सही लिखे हुए हैं, CO2 दिया हुआ है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो फार्मूला होता है CO2, ये ऐसे लिखा होता है C+O। अब ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं, ऐसे बना लें पास पास में, यहाँ पे क्यों नहीं बनाते, क्योंकि आपके सिलेबस में आपने पढ़ा होगा VSEPR सिद्धांत, बैलेंसिंग सेट इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। वो ये कहता है कि कोई भी यौगिक है उसमें जो परमाणु जुड़े हुए हैं, वो परमाणु क्या करते हैं कि त्रिविम में, ब्रह्मांड में यदि उनको फेंक दिया जाए तो इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि उनमें जो प्रतिकर्षण है वो कम से कम हो। तो प्रतिकर्षण कम से कम, ये O इधर है, O इधर है, तो इसमें 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसमें प्रतिकर्षण क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो प्रतिकर्षण कम हो रहा है, तो इसका सही उत्तर था। अब इसकी आकृति कैसी हो गई, रेखीय, एक रेखा में है, तो CO2 की आकृति कैसी होती है, रेखीय होती है, ठीक है। अगला चौथा दिया था दोस्तों बच्चों, एंथैल्पी H दाब P आयतन V एवं आंतरिक ऊर्जा U के बीच संबंध बनाना है। ये जो पाठ है ये ऊष्मागतिकी पाठ से क्वेश्चन उठाया गया था, और ऊष्मागतिकी में एक परिभाषा है एंथैल्पी बराबर H बराबर U प्लस PV। ये जो परिभाषा से ही उठाया गया है। एंथैल्पी क्या है, किसको कहते हैं एंथैल्पी? एंथैल्पी कहते हैं किसी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा U,
आंतरिक ऊर्जा क्या है? किसी भी तंत्र में जो भी ऊर्जा है, जितने प्रकार की ऊर्जा है, कंपन ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा है, समस्त ऊर्जाओं का जो योग है U, वो कहलाता है आंतरिक ऊर्जा। P दाब और V आयतन। तो परिभाषा एंथैल्पी की क्या कहती है कि किसी भी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा और वायुमंडलीय कारक दाब और आयतन के गुणनफल के योग को कहते हैं एंथैल्पी। ये ऑप्शन 4 दिया था, किसी में क्या किया, V को उठा करके ला दिया यहाँ, कहीं पे यहाँ U कर दिया, तो इस तरह से ये घुमा देता है। तो अपने को प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना कि एंथैल्पी की परिभाषा से उठाया गया था, तो H = U + PV। आगे चलते हैं, एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, IUPAC नाम। IUPAC है क्या? हमको यहाँ पे पेपर हल करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पेपर में टिक मारते चले और बातें क्लियर होती जाए, नहीं, हमको समझना है कि है क्या ये। अब बात करता है एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम, दिखाई दे रहा होगा आपको, IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ये है क्या? ये जो IUPAC है, ये एक्चुअल में एक तरह से संगठन है। किसका संगठन है ये संगठन है पूरे विश्व के वैज्ञानिकों का। जहां पे कोई नई चीज खोजी जाती है तो उसका पूरा एनालिसिस करके और उसको क्या किया जाता है कि उसके बारे में पूरी तरह से फाइनल करने के बाद वो उतारा जाता है पूरे विश्व में। अब इसके लिए एक पत्रिका निकलती है विज्ञान, 7 तारीख को जुलाई से अधिवेशन शुरू होता है और ये कभी 1 महीने चलता है, कभी 10 दिन चलता है, कभी 3 4 महीने भी चल जाता है। तो इसके बाद जब अधिवेशन खत्म होता है तो उस समय एक पत्रिका निकलती है, उसका नाम है विज्ञान। तो विज्ञान में पत्रिका निकलती है, उसमें क्या क्या संशोधन किए गए इस साल, अगले साल क्या आएगा, ये सब चीजें लिखी होती है। IUPAC रियल में जरूरत जो है इसकी, अब मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल। आप लोगों ने छोटा टमाटर देखा होगा। छोटा जो टमाटर होता है एक बड़ा टमाटर होता है, टमाटर ही है। अब जो छोटा टमाटर होता है उसको गांव में एक नाम दिया गया है, उसको कहते हैं भेजरा। गांव वाले टमाटर को, छोटे टमाटर को कहते हैं भेजरा। अब अगर आप किसी बड़ी सिटी में चले जाओ और एक टोकरी पे लेकर के या एक ठेले पे लेकर के उस भेजरे को पूरी तरह से फैला दो, है तो छोटा टमाटर, उसके ऊपर एक कवर लगा दो, दिखाई ना दे किसी को कि क्या क्या बेच रहे हो। अब उसको क्या बेचना शुरू करो, पूरे मार्केट में घूमो, पूरे कॉलोनी में घूमो और बोलना शुरू करो भेजरा ले लो, भेजरा ले लो, कोई नहीं लेगा, क्योंकि बड़ी सिटियों में भेजरा पता ही नहीं है। उल्टा ऐसा क्षेत्र जहां रूरल है, जहां बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पे आप जाकर के टमाटर रख करके टोकरी पे और बताना शुरू करो कि मैं टोमेटो बेच रहा हूं, मैं टोमेटो बेच रहा हूं, नहीं पता उनको टोमेटो। तो उस कंडीशन पे अब कंफ्यूजन ये है कि भेजरा किसी को नहीं पता, किसी को टोमेटो नहीं पता, लेकिन टमाटर सबको पता है। यही चीज है IUPAC में। लोग बच्चों, IUPAC में क्या होता है कि सभी चीजों का एक एथेंटिक नाम दे दिया गया। अब एथेंटिक नाम दे देने से क्या हुआ कि अगर मान लो हमारे ट्रम्प साहब वहां से कहते हैं मोदी जी को कि मोदी जी आप हमको जो है भेज दो सल्फ्यूरिक एसिड। अब इंडिया में सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं गंधा कमल। तो अब गंधा कमल में मोदी जी को पता ही नहीं, मोदी जी के वैज्ञानिकों को नहीं पता कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, तो कैसे मिलेगा। तो इसीलिए IUPAC में एक नाम फिक्स हो गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल ही रहेगा। अब वो इंडिया में गंधक अम्ल हो या रूस में सल्फर अम्ल हो या कि अमेरिका में वो सल्फ्यूरिक अम्ल हो, अब ऑल वर्ल्ड वो एक ही हो गया। तो IUPAC एक ऐसी संस्था है जहां पे पूरे विश्व के वैज्ञानिकों के द्वारा चीजों को क्या किया जाता है, नाम दिया जाता है। अब वो नाम देने के हिसाब से कैसे नाम, अलग अलग चीजों के अलग अलग नाम है, लेकिन हम केवल एक यहाँ पे एक केवल बात करेंगे एथिल एल्कोहल का। एथिल एल्कोहल का पहले सूत्र देखते हैं। एथिल एल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। ये जो C2H5OH है ये कहलाता है एथिल एल्कोहल। C2H5 को एथिल कहते हैं, OH को कहते हैं एल्कोहल। अब एथिल एल्कोहल का नाम करना है, इसको हम आगे ओपन कर लेते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं CH3CH2OH, ऐसा हमने लिख दिया।
अब यहाँ पे IUPAC का एल्कोहल का जो नामकरण है वो ये कहता है कि पहले कार्बन की गिनती करो, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन को मानो एल्केन, एल्केन एथेन। अभी हम क्लास लेंगे आगे, तो 11 की जब हम क्लास पढ़ाएंगे तो आपको एल्केन पूरी तरह से बताएंगे, एल्केन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, सभी चीजें बताएंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए। अब आप विराट क्लासेस पे आ गए हैं, आपको एक एक चीज केमिस्ट्री बताई जाएगी और इस बात का मेरा दावा है कि आप जब ऑनलाइन पूरी क्लास लेंगे तो आपको पूरी केमिस्ट्री बनने लगेगी। और खुशखबरी ये है प्यारे बच्चों कि विराट क्लासेस फ्री क्लास है, एक भी रुपए आपको कभी भी कहीं नहीं देना पड़ेगा। हमारा जो चैनल है विराट क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप पढ़ते रहें। हमारा केवल और केवल उद्देश्य ये है कि अपने जिले का, अपने मध्य प्रदेश का, अपने देश का रिजल्ट बेहतर करना, और लोगों को केमिस्ट्री जो कठिन लगती है, टफ लगती है, उसको कैसे इजी बना सके। चलिए अभी आप आते हैं इसमें। ये एथिल अल्कोहल 5OH, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये दो कार्बन का हमने मान लिया एथेन, जब भी OH लगे तो आपको लगा देना है आल, तो एथेन में लग गया आल तो इसका नाम हो गया एथेनॉल। तो ये टोटल आपका 5वें नंबर का जो क्वेश्चन था एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम, तो वो था एथेनॉल। अब क्या किया MCQ में, क्या किया पेपर वालों ने कि इसको एथेनॉल की जगह बन रहा है आपसे एथेनॉल, और एक कंफ्यूजन ला दिया एथेनॉल। अब कंफ्यूज हो गए, एथेनॉल सही है कि एथेनॉल सही है। एथेनॉल दिमाग पे बैठा के रखो कि यदि CHO एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो एथेनॉल करेंगे, और अगर OH लगा है तो क्या करेंगे, आल करेंगे। एक बात और भी ध्यान रखें, कभी कभी OH को हाइड्रोक्सी भी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है वो हम आपको बताएंगे इसके बाद। अब आते हैं हम लोग, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक, जो खाली जगह है उसको भरना है। उसको भी स्टेप बाय स्टेप पहले पर समझेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य पेपर को हल करना नहीं है, पेपर के बारे में प्रॉपर जानना, क्वेश्चन कहाँ से आया, कैसा है, ये चीज जाननी है। तो बच्चों पहला जो दिया है कि आवर्त सारणी में क्षार धातुएं खाली स्थान की ओर स्थित होती हैं। आवर्त सारणी में क्षार धातुएं खाली स्थान की ओर स्थित होती हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको आवर्त सारणी के बारे में बताऊंगा। आवर्त सारणी में टोटल होते हैं 7 आवर्त और 18 समूह है। और ये किसमें है, ये है प्यारे बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में। अभी क्वेश्चन आएगा आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, इसको देखेंगे। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है और 18 समूह है। आवर्त कहा जाता है जो क्षैतिज खाने होते हैं, ऐसे ये इस तरह से होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 आवर्त होंगे। उनको अपन कहते हैं आवर्त जो क्षैतिज खाने। अब ऊपर से जब नीचे आते हैं तो इनको कहा जाता है क्या, समूह। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आवर्त सारणी में क्षार धातुएं खाली स्थान की ओर स्थित होती है। तो आपको बता दूं कि आवर्त सारणी में जो ये आवर्त आपको क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं समूह। तो समूह को कैसे बांटा गया है उसको भी थोड़ा सा जान लें तो फिर आगे चलेंगे। अभी तो पूरी क्लास चलेगी, अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा पूरी चीजें। अब समूह होते हैं 18 समूह। हम देखें ऐसे ऐसे करके 18 समूह बनेंगे। तो 18 समूह में पहला और दूसरा समूह, पहला समूह और दूसरा समूह, 4 5 6 और ये 7। तो आपका पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये हुआ आवर्त। और ऐसे हुआ समूह। तो समूह में अपन देखते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। और इसके बाद अगले ग्रुप में ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। दूसरे समूह में होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब बच्चों ये जो पहला ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक होता है इसको कहा जाता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आप बहुत से ध्यान से, तो सबके लास्ट में एस आएगा। और यहीं पे
जो पहला समूह है ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये जो समूह है इसी को कहा जाता है क्या? क्षार धातुएं। और जो दूसरा समूह है इसको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। क्षार धातुओं का जो उत्पत्ति हुई है, जो माना जाता है क्षार धातु, वो माना जाता है ऐसा एल्कली से लिया गया है। एल्कली मतलब होता है क्षारीय, ठीक है। तो क्षार धातुएं वहां से है, एल्कली मेटल कहलाते हैं कि एल्कली से लिया गया क्षार धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं ये क्या है? ये मिट्टी में पाई जाती हैं और इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, इसलिए वो कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। अब अभी इस पे आगे से चल लेते हैं। 3 से लेकर के 12 तक के तत्व को कहा जाता है डी ब्लॉक, और इसके बाद 13 से लेकर के 18 तक के तत्वों को कहा जाता है क्या? पी ब्लॉक। और इसके बाद नीचे 2 लाइन चलती है आवर्त सारणी में, लेंथेनाइन और एक्टेनाइन, वो कहलाते हैं बेटा एफ ब्लॉक तत्व। तो ये इस तरह से अब इसमें पूछ रहा है कि आवर्त सारणी में क्षार धातुएं खाली स्थान की ओर स्थित होती हैं, कहाँ स्थित है? हम ऐसे देखते हैं, ये दायां हो गया, ये बायां हो गया, तो कहाँ स्थित है? बाईं ओर। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखना था कि आवर्त सारणी में क्षार धातुएं बाईं ओर स्थित होती है। क्लियर? NH3 की आकृति होती है, अगला क्वेश्चन दिया है, NH3 की आकृति होती है। आकृति जो है जनरली स्पष्ट होती है 2 चीजों से। एक, किसी भी यौगिक की आकृति स्पष्ट करने के लिए, किसी भी अणु की आकृति स्पष्ट करने के लिए 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता होना चाहिए sp छोड़ दीजिए, हमको पता होना चाहिए संकरण, ये जानना जरूरी है। और दूसरा जानना जरूरी है VSEPR सिद्धांत। तो संकरण जो होते हैं वो आपके कई प्रकार के होते हैं, sp2, sp3 दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, sp4, sp5, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। इसकी आकृति होती है रेखी, इसकी आकृति होती है त्रिकोणीय समतली, इसकी आकृति होती है चतुष्फलकी। sp3d की जो आकृति होती है वो होती है क्या? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। sp3d2 की होती है अष्टफलकी और sp3d3 की होती है आपकी पंचभुजी द्विपिरामिडी। तो ये संरचना हमको क्लियर होनी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन उठाया गया कि NH3 की आकृति कैसी होती है, तो यहाँ पे 2 नियम लगते हैं। एक नियम तो लगा sp3 संकरण, NH3 में पाया जाता है sp3 संकरण। तो आकृति कैसी होनी चाहिए थी इसकी? इसकी आकृति होनी चाहिए थी चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय आकृति कैसी होती है? चतुष्फलकीय आकृति ऐसे होती है, ये चतुष्फलकीय आकृति। ठीक, तो अगर हम बात करें तो 3 चीजों में CH4, NH3 और H2O, ये तीनों में पाया जाता है sp3 संकरण। तो क्या तीनों की आकृति चतुष्फलकीय होगी? नहीं। sp3 संकरण में CH4 की आकृति चतुष्फलकीय होती है और जो बंद कोण बनता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। लेकिन वहीं पे NH3 की बात करें तो NH3 में ये हो गया N, ये H और ये H, और यहाँ पे N के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिनको कहा जाता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, अंग्रेजी में कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ये है, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण VSEPR सिद्धांत में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, या कि लोन पेयर और लोन पेयर, या कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण लोन पेयर में होता है, फिर बॉन्ड पेयर लोन पेयर में होता है, फिर बॉन्ड पेयर में होता है। तो
ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में और बॉन्ड पेयर के बीच में ये वाला प्रतिकर्षण हो गया। प्रतिकर्षण होने के कारण बंध कोण का जो मान था वो घट गया और ये हो गया 160 डिग्री 5 मिनट का, और जो आकृति है वो हो गई आपकी विकृत पिरामिडीय। तो हमारा उत्तर क्या होगा इसका कि NH3 की आकृति क्या होती है, त्रिकोणी पिरामिडी या विकृत चतुष्फल की भी लिख देते तो उत्तर आपका सही बनता। H2O में दो लोन पेयर पाए जाते हैं, एक यहां से और हट जाता है, ये यहां पे H हो गया, यहाँ O H2O, सॉरी ये O ये H और ये H। तो H2O में इसकी आकृति V के आकार की हो जाती है और जो बंध कोण होता है वो 105 डिग्री 4 मिनट का हो जाता है। तो इसका उत्तर था आपका विकृत पिरामिडी या सॉरी विकृत चतुष्फल की या त्रिकोणीय पिरामिडी अपन लिख सकते हैं, तो उत्तर सही हो जाता। अगला दिया हुआ है परम शून्य ताप पर क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी खाली स्थान होती है। क्या है एंट्रोपी? एंट्रोपी किसको कहते हैं? किसी भी तंत्र की अनियमितता की माप को कहा जाता है एंट्रोपी, जिसको डेल्टा एस से प्रेजेंट किया जाता है। एंट्रोपी को एस से प्रेजेंट करते हैं लेकिन इसको इसके आगे लगाते हैं डेल्टा। क्या है डेल्टा एस? एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी है बच्चों अनियमितता की माप को एंट्रोपी कहते हैं। चलिए इसको समझते हैं कैसे है अनियमितता की माप। आपको घर से बताया गया कि आपको सीधे कहाँ जाना है, स्कूल जाना है या कोचिंग जाना है। आप घर से निकले, कोचिंग की ओर आ रहे हैं, रास्ते में आपका दोस्त मिल गया, हम खड़े हो गए, बात करना शुरू कर दिए। जहां हमको पहुंचना था 7 बजे, कोचिंग में हम पहुंचना 7:15। तो 15 मिनट का जो हुआ वो एंट्रोपी है आपकी। एंट्रोपी अनियमितता, जो नियमित था वो अनियमित हो गया, तो वो अनियमितता कितनी हो गई, वो अनियमितता को हम कहते हैं क्या? एंट्रोपी। तो किसी तंत्र की अनियमितता की माप क्या कहलाती? एंट्रोपी। क्वेश्चन क्या था? किसी परम शून्यता पर क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है। ये उत्तर इसका क्या होगा? शून्य। कैसे? आप यदि हम ठोस की बात करें तो ठोस के अणु काफी पास पास होते हैं, ये इनमें कोई अनियमितता नहीं पाई जाती, तो इनकी एंट्रोपी क्या होती है? शून्य। फिर जब ये बदलते हैं कहाँ पे? द्रव पे, तो इनकी एंट्रोपी क्या होती है? थोड़ा सा बढ़ जाती है। फिर ये गैस में बदलते हैं तो इनकी एंट्रोपी और भी बढ़ जाती है। कहने का मतलब जो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है तो वो उसकी एंट्रोपी है। किसी तंत्र की अनियमितता, कितनी अनियमितता है उसको यदि हम मापे तो वो कहते हैं एंट्रोपी। अब बात आती है कि एंट्रोपी कैसे पता लगाएं। तो एंट्रोपी ऐसी नहीं नापी जा सकती है कि 5 किलो हो गई एंट्रोपी या 10 ग्राम हो गई एंट्रोपी या 20 ग्राम हो गई एंट्रोपी, नहीं पता कर सकते हैं। एंट्रोपी नापने के लिए तरीका ये है, क्योंकि ये क्या है? अवस्था फलन राशि। अवस्था फलन राशि में क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या था? एस स्टार्ट, एस एंड से स्टार्ट को क्या करते हैं अपन? माइनस कर दें, तो वो क्या निकलेगा? एंट्रोपी परिवर्तन। इसीलिए इसको डेल्टा लगाया जाता है। डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। तो एंट्रोपी परिवर्तन अवस्था फलन राशि है, इसलिए इसका परम मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 1 किलो 2 किलो 5 किलो 10 किलो, इसका क्या ज्ञात करना पड़ता है? परिवर्तन। इसी तरह से आंतरिक ऊर्जा का भी परिवर्तन ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन था बच्चों ड्यूमर विधि का उपयोग, नहीं ये क्वेश्चन और था, किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के खाली स्थान के समानुपाती होती है। ये जो परिभाषा है ये दिया था आपका गुलबर्ग और बागे, ये वैज्ञानिक हैं गुलबर्ग और बागे। इन्होंने दिया था द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव अनुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है कि किसी भी अभिक्रिया के क्रिया करने की दर पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इसी लाइन को इसने क्या दे दिया? सक्रिय शब्द बोल करके समानुपाती होता लिख दिया। अब हमको कैसे पता होना चाहिए? हमको द्रव अनुपाती क्रिया के नियम का पूरा नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए हमको, तब तो हम इस तरह से कर पाएंगे। तो
किसी भी अक्रिया के क्रिया करने की दर, दर मतलब अक्रिया के संपन्न होने में लगा हुआ समय किसके समानुपाती होता है, कितना पदार्थ है, पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान, मात्रा कितनी है, कितना उस मात्रा में भी कौन सा सक्रिय है। और सक्रिय द्रव्यमान को इसको हम ऐसा देख सकते हैं A प्लस बी क्या बनाता है C और D। तो अभिक्रिया की दर यदि हम देखें तो RF, अभिक्रिया के क्रिया करने की दर, F मतलब होता है फास्ट, और यदि हम RB करें तो R पे दो तरह की अभिक्रिया होती है, एक अग्र अभिक्रिया, एक होती है प्रदीप अभिक्रिया। तो अग्र अभिक्रिया की दर बराबर क्या हो जाएगा, A का सक्रिय द्रव्यमान इंटू B का सक्रिय द्रव्यमान। किसी भी अभिक्रिया के क्रिया करने की दर पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होती है। ठीक, समानुपाती चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे, बराबर में रखा क्या रहेगा, समानुपाती चिन्ह लग जाएगा। अब यदि एक से अधिक क्रिया कारक है तो अभिक्रिया के क्रिया करने की दर पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे एक ही चीज पूछा था, किसी भी अभिक्रिया के क्रिया करने की दर पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के क्या होती है, समानुपाती होती है। अगला यह ड्यूमा विधि का उपयोग, ठीक, खाली स्थान के विश्लेषण में किया जाता है। क्या है, सल्फर का विश्लेषण होता है, नाइट्रोजन का होता है, ठीक है, पोटेशियम का होता है। तो जो विश्लेषण किया जाता है लैब में, ठीक है, जिसको एनालिसिस कहते हैं, तो ड्यूमा विधि और जेल्डाल विधि, कई कहीं पर इसको कैल्डाल भी लिखते हैं। तो ड्यूमा विधि और जेल्डाल विधि, ये दो विधि का उपयोग किया जाता है काहे में, नाइट्रोजन के आकलन में। हमको यहां लिखना था नाइट्रोजन के आकलन में। आगे चलेंगे, एल्केन का सामान्य सूत्र। जब हम 11th की केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है एल्केन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। क्या आता है, एल्केन। एल्केन, एल्केन क्या है, ये है बच्चों हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार के होते, तो कई प्रकार के, अभी हमने पूरी क्लास लेंगे तो आपको बताएंगे हाइड्रोकार्बन का, तो पूरा ब्रह्मांड बताऊंगा आपको मैं, कार्बन का कितना बड़ा परिवार है, कार्बन के कितने सारे यौगिक होते हैं, अभी हम यहाँ पे जान रहे छोटा सा। हाइड्रोकार्बन मुख्य माने गए तीन, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जानना है तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को जानना बहुत जरूरी है। अब साथ में आपको 10 तक की गिनती जानना जरूरी है। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन और डेक। बच्चों कार्बन की संख्या की गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कार्बन की संख्या की गिनती है। तो एल्केन का सूत्र था CnH2n+2, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो बच्चों अब हम बात करते हैं, ये जो खाली स्थान आपका दिया हुआ था तो इसमें दिया था आपका कि एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्काइन क्या है, ये है, इसका सूत्र क्या है CnH2n-2। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम सत्य असत्य और इसके बाद सही जोड़ी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज पहला दिन है, तो कैसा लगा आप लोगों को मेरी क्लास? अगर ऐसा लगता है कि ये क्लास चलनी चाहिए प्रॉपर, सर मैं बेहतर पढ़ा पा रहे हैं ऑनलाइन के, तो आप लोग अपना अपना कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। मकसद बिल्कुल पैसा कमाना नहीं है, मकसद है हर उस बंदे तक जो 11th 12th और 10th क्लास में है, इनको पूरी तरह से केमिस्ट्री का डर खत्म करना। विराट क्लासेज मुकेश चतुर्वेदी का मकसद ही यही है कि क्लास हर बच्चों को केमिस्ट्री इजी लगनी चाहिए, सरल लगनी चाहिए, उसको डर नहीं लगना चाहिए। तो इसी के साथ धन्यवाद।